नमस्कार। मेरे चैनल जीएस विद विजय में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी का टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। दरअसल हर व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता है कि वास्तव में फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और उनकी हमें क्या ज़रूरत है। ये फंडामेंटल राइट्स वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम उनको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। दरअसल परीक्षा के दृष्टिकोण से इससे इतना महत्वपूर्ण है कि आप एक प्रश्न इससे आपको अवश्य ही मिलता है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो आप प्रीलिम्स दे रहे हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, दरअसल इसके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व, ये दो जो टॉपिक हैं वो भारतीय संविधान के दर्शन के रूप में जाने जाते हैं और इनके बारे में आज हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं एक एक करके, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे याद भी कर लें यदि, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है, इसे हम इग्नोर कर देते हैं तो बाद में याद कर लेंगे, लेकिन कुछ थोड़े बहुत पॉइंट इग्नोर करने का हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जैसा कि आप जानते हैं, इसे संविधान के जैसे जानते हैं भाग, कितने भाग हैं संविधान के? 22 भाग हैं। मूल रूप से 22 हैं और वर्तमान में 25 भाग हैं, और उसका भाग 3 में रखा गया है और 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और ये मूल अधिकार जो हमारे संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, इसे हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम इसमें देखिए, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक मूल अधिकार को घटा दिया गया है, यानी संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब हम इसी के बारे में थोड़ा तेज़ी से, मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे और कम से कम समय में आप बार बार उसको देखें, सुने, तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। दरअसल ये पहला है, देखो, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, हमें सबसे पहले तो हमें टाइटल याद होना चाहिए। समता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। इसके बाद 25 से 28 जो है हमारा, ये देखो, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर ये 5वां आता है शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार। और फिर लास्ट में है 6वां आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, जिसके तहत 5 तरीके के रिटें, यदि इसे लागू करवाना है तो इसे 5 तरीके के रिटें सुप्रीम कोर्ट में जारी की जा सकती हैं। तो देखिए, अब हम आते हैं पहला, समता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, 14 से 18, 19 से 22 वो क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 23 से 24, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 25 से 28 हो गया, और 29 से 30 ये शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और इसके बाद आपका अनुच्छेद 32 जिसको हम कहते हैं, ये संवैधानिक, अगला जो 6वां हमारा मूल अधिकार है, वो 6वां कौन सा ये मूल अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32। तो मेन रूप से देखिए, ये तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, केवल एक ही है, लेकिन मेन रूप से जो आपके इधर से परीक्षा में तो यहाँ से चालू होता है ना, 14 से 18। तो 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। याद रहेगा, मेरी कोशिश होगी कि आपको याद भी कराऊं। तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है, ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 के आधार पर, मतलब धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी आपको जन्म स्थान या धर्म, वंश, मूल के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, यानी लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी,
अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता, छुआछूत, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी तरीके का ये आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमको नहीं छू सकते। आमतौर पे एससी लोगों के द्वारा जो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है ना, छुआछूत वगैरह, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है आर्टिकल, इस संविधान में आर्टिकल 17 के द्वारा। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। देखिए, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों में दो चीजें, शिक्षा और सेना की उपाधियों को छोड़ करके। अब देखो दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। आमतौर पे आप सोचते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या दिया है? आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन याद रखिए परीक्षा में ये आ सकता है 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 में। और कोई ऐसी भी बात नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज है। मतलब जैसे वृत्ति माने व्यापार का, रहने का, विचरण करने का। देखिए सभी आर्टिकल 19 में 6 सुरक्षाएं, वाक एवं अभिव्यक्ति। हम किसी भी चीज, किसी भी बात को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। ये नहीं कि उसका हम मिसयूज कर दें, या बोलने की स्वतंत्रता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को गाली देने लगें। मेरा मतलब है आप अपने विचारों की स्वतंत्रता रख सकते हैं। जैसे सभी लोग आप कहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो सरकार, वर्तमान सरकार से सहमत नहीं है, तो यही कहते हैं ये सरकार बहुत खराब है, ये करप्ट सरकार है, मोदी सरकार बहुत भ्रष्ट है। कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, सभी लोग तो नहीं होते। तो कुछ, यानी कुछ लोग किसी भी रूप से, यदि वो चाहे वो राजनीतिक रूप से हो और चाहे ऐसे ही महंगाई को लेकर यदि उल जलूल बोलते रहते हैं, तो ये वाक एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति ही है, इस वजह से ये बोलते हैं, वरना ये नहीं बोल सकते। तो देखिए संविधान में हमको दिया गया है। अगला है, तो देखिए 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन की, सम्मेलन कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे सम्मेलन कर सकते हैं। संघ बनाने की छूट है। संचरण, विचरण करने की, आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। और निवास की, यानी कहीं वो संचरण का मतलब आने जाने की, और निवास का मतलब रहने की। निवास तो समझते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद है वृत्ति वाले व्यापार की, ठीक है, व्यापार की। अब आता है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे अपना निजता का अधिकार, या स्वच्छ वायु लेने का अधिकार, या स्वच्छ साफ पानी पीने का अधिकार। यानी यदि आपको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है या स्वच्छ वायु नहीं मिल रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में ये न्यायालय, और न्यायालय इसको लागू करेगा। सोचिए, ये न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, किए जाएंगे यदि आप न्यायालय जाते हैं। जैसे प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध। अक्सर आपने देखा होगा कि 10 बजे के बाद तेज आवाज में आप कोई भी धार्मिक या कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो क्यों? इसीलिए क्योंकि आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप प्राण एवं दैहिक मतलब आराम से रह सकें। अगला है 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब देखिए 21 में ही ये 21A है। दरअसल 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ध्यान रखिए 21 में ही है 21A, और इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार इसी में दिया गया। 22 हो गया। 22 क्या है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध मैंने 23 और 24। 23 में क्या है? बलात्श्रम का प्रतिषेध। यानी बलात्श्रम समझ रहे हो, यानी बंधुआ मजदूरी एक तरीके से, या किसी भी व्यक्ति से, महिला से, पुरुष से, बच्चे से आप जबरदस्ती उसे धमका करके बेगार के रूप में काम नहीं करवा सकते। यानी आप कुछ काम करवाते हैं, उसको आपको देना पड़ेगा, उसको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। फ्री में जो पहले चलता था, जमींदार लोग एक तरीके का काम करवाते रहते थे फ्री में, बेगार टाइप, वो अब नहीं है। इसी तरह 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब ये हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी कारखाने वगैरह में
नहीं लगा सकते हैं। जैसे ढाबे वगैरह में आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी वो लोग तो लगे रहते हैं, क्योंकि यदि उन पर कोई कंप्लेन करे और तो इस अवस्था में उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। देखिए, सबसे पहले याद करने में आप यही याद करिए कि स्वतंत्रता का अधिकार 1922, समता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, इसके बाद शिक्षा और संस्कृति संबंधी ये 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का 32। तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार करें, तो इस तरीके से हम स्वतंत्र हैं। ये आर्टिकल 25 में है। इसके बाद आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्य, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में क्या है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में। यानी आप यहाँ पर इतना ध्यान रखिए, आर्टिकल 26 आ जाए तो मैनेजमेंट को ध्यान रखिए, धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट, और 27 आ जाए तो टैक्सेशन, करों के बारे में। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिरों वगैरह में किसी तरीके का टैक्स नहीं लगता। आर्टिकल 28 में क्या है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आमतौर पे आपने देखा होगा मुस्लिम गुरु या मुस्लिम जगत से जुड़े हुए लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग आमतौर पे वंदे मातरम वगैरह नहीं करते हैं और वो अलग हो जाते हैं। दरअसल वो इसी का हवाला देते हैं। आर्टिकल 28, इसमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से अलग हो सकता है तो उसे कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। अब आता है शिक्षा। सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इसी में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है और गलतियाँ यहीं से होती हैं। आमतौर पे यहाँ तक तो लोग 24 तक तो लोग खूब पढ़ लेते हैं। सारी दिक्कत होती है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। आर्टिकल 25 क्या है? किसी भी धर्म को अबाध रूप से बिना किसी बाधा के मानने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार। 26 में क्या है? मैनेजमेंट, किसी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके बाद 26 हो गया। अब 27 क्या है? हमने क्या बताया था? टैक्सेशन, धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए करों से मुक्ति। और इसके बाद 28 किसी शिक्षण संस्थान में उपासना या में एक तरीके से उपस्थित होने से मुक्ति, आपको दबाव नहीं डाला जाएगा। तो मुझे लगता है 28 भी हो गया। अब आता है शिक्षा और संस्कृति संबंधी 29 अल्पसंख्यकों की लिपि, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा। इसके बाद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय 5 तरह की रिटें होती हैं। कौन कौन सी? ये देखो, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। इस तरीके से ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान रखिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे आप अवश्य ही परीक्षा के पहले बिल्कुल आज ही इसको आप तैयार कर ले, और तैयार भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप, मैं ये चीज़ वैसे कहता भी नहीं हूँ, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और आपको कुछ काम की चीज़ें मिले, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके।